नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल की ओर से आप सबके साथ एक ऐसे मामले को साझा करना चाहता हूं जो उत्तराखंड में बेहद चर्चित रहा। वर्ष 2023 के शुरुआती माह में बहुत चर्चा में रहा और जिससे संबंधित सूचना मांगने पर राज्य सूचना आयोग द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसके संबंध में आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। साल 2023 के शुरुआती माह में पटवारी भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा के प्रश्न लीक हो जाने से बेहद चर्चित जिस प्रकरण के चलते उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बना, उसी प्रकरण से संबंधित मांगी गई सूचना हेतु की गई द्वितीय अपील पर 20 नवंबर 2023 को हुई सुनवाई के बाद राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी आदेश को लेकर अब नए साल 2024 की शुरुआत में गंभीर सवाल उठ गया है। इस पूरे मामले को आप सबके साथ शेयर करने से पूर्व मैं बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से पटवारी भर्ती परीक्षा की जो दोबारा परीक्षा हुई थी 12 फरवरी को, उसके संबंध में मेरे द्वारा 11 मार्च 2023 को 3 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी। सूचना थी, पहला था पटवारी ऑब्लिक लेखपाल की भर्ती हेतु दिनांक 12 फरवरी 2023 को दोबारा आयोजित परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार कराए जाने की पूरी प्रक्रिया से संबंधित पत्राचार एवं पत्रावली में अंकित टिप्पणियों की सत्य प्रतिलिपि। दूसरा, पटवारी की भर्ती हेतु दिनांक 12/2/23 को आयोजित परीक्षा में दिए गए प्रश्न पत्र की सत्य प्रतिलिपि। और तीसरी सूचना मांगी गई थी, पटवारी की भर्ती हेतु लीक हुए क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों की सत्य प्रतिलिपि। तो इसके क्रम में लोक सूचना अधिकारी और जो के अनुभाग अधिकारी हैं आयोग लोक सेवा आयोग में, उनके द्वारा 13 अप्रैल को बिंदु संख्या 2 की सूचना तो उपलब्ध करा दी गई, लेकिन बिंदु संख्या 1 व 3 के बारे में लोक सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(6) के अंतर्गत का हवाला देते हुए बताया गया कि ये सूचना दी जानी संभव नहीं है। इस पर जब मेरे द्वारा प्रथम अपील की गई तो अपीली अधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को निर्देश दिए गए कि सूचना नहीं दिए जाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए और तो सूचना नहीं दिए जाने के जो कारण को भी अंततः लोक सूचना अधिकारी द्वारा स्पष्ट करते हुए बताया कि बिंदु संख्या 1 की सूचना के बारे में बताया कि उक्त पत्रावली में विषय विशेषज्ञों के साथ किए गए पत्राचार एवं टिप्पणियों में उनके नाम, पते एवं मोबाइल नंबर अंकित किए गए हैं। जबकि बिंदु संख्या 3 के बारे में बताया कि प्रश्नांश बैंक पुलिस अभिरक्षा में सील है एवं वर्तमान में उक्त प्रकरण पर SIT जांच भी प्रचलित है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नांशों में विषय विशेषज्ञों के नाम, पते एवं मोबाइल नंबर भी अंकित होते हैं। लोक सूचना अधिकारी के स्तर से कारणों को स्पष्ट कर दिए जाने के बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी लोक सूचना अधिकारी के अभिमत से सहमत
होते हुए प्रथम अपील का निस्तारण कर दिया गया। इसके बाद मेरे द्वारा 3 जून को द्वितीय 4 पन्नों की द्वितीय अपील तैयार कर सचिव राज्य सूचना आयोग उत्तराखंड देहरादून को प्रेषित की गई। इसमें पूरा ब्यौरा देते हुए बिंदुवार पूरे अपनी बात करते हुए सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में महत्वपूर्ण तर्क दिए गए और लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी के द्वारा दिए गए तर्कों का खंडन करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि मैं उनके द्वारा दिए गए तथ्यों से सहमत नहीं हूँ। जब 3 जून को ये द्वितीय अपील लोक सेवा आयोग को भेजने के बाद 5 माह बाद राज्य सूचना आयोग में इसकी सुनवाई का नंबर आया और 20 नवंबर को इसकी सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। जब 20 नवंबर को इसकी सुनवाई की तिथि के समय जो इसकी सुनवाई हुई, 20 नवंबर को सुनवाई हुई, मुख्य सूचना आयुक्त माननीय मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद पुनेठा जी द्वारा इसकी सुनवाई की गई और इसमें लोक सूचना अधिकारी और विभागीय प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी द्वारा समीक्षा अधिकारी श्रीमती दीपा तिवारी उपस्थित रही और मेरे द्वारा अपीलार्थी के रूप में मेरे द्वारा दूरभाष पर अपना पक्ष रखा गया। तो 20 नवंबर को जो पूरी सुनवाई के उपरांत जो आदेश जारी हुए वो उसमें क्रमवार सारे तथ्यों का इसमें विवरण दिया गया कि पूर्व में क्या हुआ। तो इसके क्रमांक 7 और 8 में लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में समीक्षा अधिकारी श्रीमती दीपा तिवारी द्वारा दिए गए वक्तव्य का उल्लेख किया गया है, जिसमें उनके द्वारा क्रमांक 7 में कहा गया कि बिंदु संख्या 1 व 3 की सूचना इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वे गोपनीय प्रवृत्ति की हैं और सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)G एवं धारा 8(1)D से आच्छादित होती हैं और इसी आदेश के क्रमांक 8 में उनके द्वारा कहा गया कि प्रश्न बैंक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नियमों के हिसाब से नहीं दिया जा सकता है और यह बौद्धिक संपदा के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)D से आच्छादित होता है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यदि अपीलार्थी लीक प्रश्न पत्र की प्रतिलिपि चाहते हैं और यदि अपीलार्थी अलग से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लीक प्रश्न पत्र की प्रतिलिपि हेतु आवेदन करते हैं तो वह दे दी जाएगी। और इस आदेश के क्रमांक 9 में द्वितीय अपील का निस्तारण करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया है कि उपर्युक्त वर्णित परिस्थिति में इस अपील में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं है।
तो जब ये 20 नवंबर को सुनवाई के उपरांत 29 नवंबर को यह आदेश, एक अग्रसारण पत्र के लगाते हुए यह आदेश निर्गत किया गया है, जो कि मुझे 12 दिसंबर को प्राप्त हुआ। आदेश को देखकर कई बार पढ़ने के बाद मैं इस बात को लेकर हैरान रह गया कि ऐसा आदेश भी कहीं होता है। जहां एक और लोक सूचना अधिकारी द्वारा जब बिंदु संख्या 1 और 3 के संबंध की जो सूचना नहीं दिए जाने के बारे में 816 आरटीआई की धारा 816 का हवाला दिया गया, वहीं 20 नवंबर को सुनवाई के समय उनके प्रतिनिधि द्वारा 1 और 3 की सूचना प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि बिंदु संख्या 1 और 3 की सूचना इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वे गोपनीय प्रवृत्ति के हैं और सूचना का अधिकार अधिनियम 8(1)G एवं 8(1)D से आच्छादित होती है। तो जो लोक सूचना अधिकारी आयोग के, लोक सेवा आयोग के लोक सूचना अधिकारी जो अनुभाग अधिकारी भी हैं और प्रथम अपीलीय अधिकारी जो उपसचिव हैं, उनके द्वारा तो 816 का हवाला दिया गया सूचना दिए जाने के पीछे, जबकि उनके प्रतिनिधि द्वारा 8(1)G और 8(1)D का हवाला दिया गया। तो ये जो भिन्नता है इसके बारे में, और जो दूसरी बात है इस आदेश के क्रमांक 8 में उनके प्रतिनिधि के ओर से जो वक्तव्य कथन का उल्लेख किया गया है कि इसमें कहा गया कि प्रश्न बैंक को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नियमों के हिसाब से नहीं दिया जा सकता है और यह बौद्धिक संपदा बताया गया है। तो इस पर मतलब एक तो जो भिन्नता हो रही है लोक सूचना अधिकारी और उनके प्रतिनिधि के कथन में सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में जो पृथक पृथक नियमों का हवाला दिया गया है, उस भिन्नता के बारे में आदेश में कहीं कोई टिप्पणी नहीं की गई है, जिससे मैं यह तय नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिर किस नियम के तहत मुझे सूचना के अधिकार से वंचित किया गया या किस नियम के तहत मुझे सूचना से वंचित किया गया है। और दूसरा जो कहा गया है कि प्रश्न बैंक को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नियमों के हिसाब से नहीं दिया जा सकता है, तो मैं जानना चाहता हूँ इस पर भी किसी इन सब जो भिन्नताएं आई हैं, जो ये कहा गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नियमों के हिसाब से नहीं दिया जा सकता है या ये बौद्धिक संपदा है, इस बारे में आयोग के स्तर से कहीं कोई टिप्पणी नहीं की गई है। क्योंकि मैं समझता था कि एक राज्य सूचना आयोग का गठन के पीछे मूल उद्देश्य लोक की पैरवी करके उसको जो वांछित सूचना है उसको दिलाते हुए उसको न्याय दिलाना आयोग का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के समक्ष ही यह कह दिया जाना कि प्रश्न बैंक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नियमों के हिसाब से नहीं दिया जा सकता है, तो मेरा अपना कहना इसमें है कि आखिर आरटीआई एक्ट के विद्यमान रहते उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के किस नियम के हिसाब से आखिर ये सूचना नहीं दी जा सकती है। और आयोग को यह भी स्पष्ट करना चाहिए था कि जो लोक सेवा आयोग लोक सूचना अधिकारी और उनके प्रतिनिधि के द्वारा जो जिस नियमों में जो भिन्नता बताते हुए सूचना नहीं दी जाने के पीछे जो जिन जिन नियमों का हवाला दिया गया उसमें जो भिन्नता है उसके बारे में आयोग द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है, किया जाना से ऐसा लगता है कि जो ऐसा उनके द्वारा कहा गया उनके प्रतिनिधि द्वारा उसके हिसाब से ही कह दिया गया कि अब इस अपील में आरटीआई
एक्ट के अंतर्गत आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं है। ये बड़ा हैरानी का विषय है और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। और तो इस पूरे मामले में मैंने राज्य सूचना माननीय मुख्य सूचना आयुक्त तो राज्य सूचना आयोग से को पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि इस आदेश का पुनरावलोकन करें और इसकी प्रतिलिपि नोडल अधिकारी के नाते सचिव सचिवालय प्रशासन उत्तराखंड सचिवालय को भेजते हुए और उसके साथ ये आदेश और अपनी अपील जो द्वितीय अपील थी और उसके बाद जो आदेश पारित हुआ उसको संलग्न करते हुए उनसे सचिवालय प्रशासन से अपेक्षा की है, अनुरोध किया है कि इस अपील और आदेश पर न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त करके यथोचित दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है, ताकि कोई भी अपीलार्थी हतोत्साहित न हो सके और उसे वांछित सूचना मिल सके, अथवा जो सूचना नहीं दिए जाने के कारण किस नियम के तहत उसे सूचना दी जा रही है उस नियम का की स्पष्ट जानकारी हो सके, ये अनुरोध सचिवालय प्रशासन से किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि वर्ष 2023 में जो बेहद चर्चित रहा जो प्रकरण, उसी प्रकरण को इस साल के शुरुआती दौर में उसी प्रकरण से संबंधित सूचनाओं न दिए जाने को लेकर जो मेरे द्वारा सवाल उठाए गए हैं राज्य सूचना आयोग के आदेश पर, उस पर आयोग और आयोग के नोडल अधिकारी सचिवालय प्रशासन गंभीरता से लेते हुए इस पर आवश्यक दिशा निर्देश शीघ्र जारी करेंगे और इस पर जो भी आगे जो भी कार्यवाही होगी उसे आप सबके साथ मैं शीघ्र ही शेयर करूंगा। और इन्हीं सब बातों के साथ आपसे अनुरोध है, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अनुरोध करता हूं कि मेरे YouTube के चेंज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।